हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम रिसेंट सिनेरियो देखेंगे डिया का। डिया एक डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल है, इसके बहुत अच्छे लेवल पे पार्टनरशिप्स हैं। नोटेबली अगर देखो तो कॉइन मार्केट कैप इसका ऑफिशियल पार्टनर है। दैट इज क्वाइट गुड बिकॉज कॉइन मार्केट पूरी तरीके से इट इज फुली ओन्ड बाय बाइनेंस ओनली। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। एज ऑफ नाउ $0.247 पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम जब हमने इसको डिस्कस किया था तो 0.26 से $0.27 की रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद लगभग इसने 2x किया, उसके बाद फिर फर्दर करेक्ट होकर अभी लगभग उसी रेंज में सपोर्ट के नीचे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आपको लाइट नोट पे बता दे रहा हूँ। वैसे इसमें बहुत सारी चेन्स इंटीग्रेटेड है, लाइक 45 प्लस चेन्स है जो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, और लगभग 8 से 9 चेन्स है जो सिर्फ 2022 में ही नई इन्होंने इंटीग्रेट की है। अदर देन दैट इनकी काफी सारी पार्टनरशिप भी हुई है, इन्होंने कई सारे इवेंट्स भी किए हैं, उसकी डिटेल अवेलेबल कराई है। लेकिन हम देखेंगे चेन्स का इंटीग्रेशन एंड जो पार्टनरशिप्स है उसको, क्योंकि इवेंट्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेना बनता नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल है। ओरेकल अगर आपको नहीं पता है, वैसे अगर आप मार्केट में 3 से 4 महीने से एक्टिव हो या मेरे चैनल पर एटलीस्ट 1 मंथ से एक्टिव हो तो आपने कोई भी एक ओरेकल की वीडियो देखी होगी तो वहां पे आपको समझ में आ ही जाएगा। बिकॉज आई गो इन द शेयर डिटेल, तो वहां पे मैं पहले एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। फिर भी अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओरेकल एक्चुअली ब्लॉकचेन और रियल वर्ल्ड के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। ब्लॉकचेन कभी भी डेटा वेरीफाई नहीं कर पाती है कि उसके अंदर जो डेटा फीड किया जा रहा है विच इज ट्रू और नॉट। ठीक है, ऑरेकल्स वहां पे होते हैं जो इस डेटा को वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड में कोई इवेंट हुआ, असल में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, वो जो ऑरेकल्स हैं वो वेरीफाई करते हैं। उनके होल मैकेनिज्म होती है वेरिफिकेशन की और उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। ठीक है, देयर सो मेनी डीफाई प्लेटफॉर्म या डीएप्स ऐसे हैं जो रिलाई करते हैं ऑरेकल्स पे इस डेटा के लिए। अब वो डेटा किसी भी चीज से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, वो कोई स्टॉक की परफॉर्मेंस हो सकती है। अब यहाँ पे नोटेबली आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगी कॉइन्स या टोकन्स के प्राइस फीड, यानी कितने टाइम पे कितना वेरी कर रहा है, कितना अप गया कितना डाउन गया, लाइक दैट, एंड कितनी वॉल्यूम आ रही है। अदर देन दैट कुछ और ऐसे सर्विस हो जाएंगे यहाँ पे ट्रेड फाई वाली कैटेगरी में आप जाओगे तो वहां पे कुछ और भी स्पेसिफिक आपको डाटा देखने को मिल जाएगा। रियल वर्ल्ड में अगर और आपको उदाहरण देने तो वो कोई किसी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग हो सकती है, टाइमली रीडिंग दे रहा होगा, उसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। और इट कैन बी समथिंग एल्स ऑल्सो, कोई आपका एक्सपेरिमेंट का डाटा हो सकता है, कुछ भी रियल वर्ल्ड डेटा हो सकता है, कोई न्यूज हो सकती है, उसको भी आप ब्लॉकचेन पे सेव कर सकते हो। बट ऑरेकल विल वेरीफाई इट। ओके, हाउ इट विल डू इट, फॉर एग्जाम्पल आपको कॉइन मार्केट कैप का ही उदाहरण लेके बता दे रहा हूं। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप को इसकी क्या जरूरत है। कॉइन मार्केट कैप प्राइस का जो डेटा है वो दिखाता है, इवन वॉल्यूम का भी। तो वो सारा डेटा लाता कहां से है, वो एपीआई के थ्रू वो वहां से एक्सट्रैक्ट करता है ऑरेकल के जरिए। जैसे अगर वो इसके साथ पार्टनरशिप है तो पहले क्या करते हैं, ये जो एपीआई प्रोवाइड करेगा, यानी एक ऑरेकल एपीआई प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई टोकन है जो पैनकेक पे लिस्टेड है और वहां पे ट्रेड हो रहा है, अगर वहां पे एकदम से डंप हुआ तो इमीडिएटली कॉइन मार्केट कैप उसका प्राइस फीड करके वहां पे या प्राइस अपडेट करके दिखाएगा, और विद इन फ्यू सेकंड्स वहां पे कॉइन मार्केट कैप पे अपडेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द ऑरेकल ओनली। ठीक है, इवन वॉल्यूम कितनी आ रही है, कहां पे कितनी वॉल्यूम आ रही है, कब कितना हाई गया, कब कितना लो गया, किस एक्सचेंज पे हाई जा रहा है, किस पे वॉल्यूम ज्यादा आ रही है, किस पे कम आ रही है, ये जो भी मतलब शेयर इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो सब मिलती है ऑरेकल की मदद से। ठीक है, अब इतना ज्यादा ऑरेकल पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आई होप सो आपको बेसिक क्लैरिटी आ गई होगी कि ऑरेकल काम कैसे करता है। ठीक है, इसके कौन से चेंज के इंटीग्रेशन हुए हैं 2022 में, उसको एक बार देखते हैं। सो पहला इन्होंने बताया ऑप्टिमिज्म का। ऑप्टिमिज्म इज द लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन फॉर इथेरियम, और काफी पॉपुलर भी है आज की डेट में। अगर देखा जाए आर्बिट्रम पॉलीगन के बाद नाम ऑप्टिमिज्म का ही आता है। लेकिन अगर टेक वाइज देखोगे तो मुझे ऑप्टिमिज्म कहीं बेहतर लगता है, इवन आर्बिट्रम और पॉलीगन से भी ज्यादा, बट स्टिल काफी अंडर वैल्यूड है। दूसरा एस्टर नेटवर्क है, देन ईवीमोस है, भोपा नेटवर्क है, नियोन है, जल्दी जल्दी बताता रहा हूँ आपको, इनमें एक एक करके डिटेल में नहीं जाते। वेंचेन है, फ्यूज नेटवर्क, टेलोस है, सीएलबी है, ओकेसी है एंड वेलास है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, पार्टनरशिप्स कौन सी हुई है। पार्टनरशिप्स के अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग सेक्टर के बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ हुई है, और उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, सेक्टर वाइज ही डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल डीफाई सेक्टर से स्टारले फाइनेंस है, बीम स्वैप है, SIO2 फाइनेंस है, हुडुकेन है, उसके बाद ओमनीडेक्स है, वेनलैंड, डॉट फाइनेंस है एंड सो ऑन। स्टेबल कॉइन प्लेटफॉर्म्स हैं, एस्टेडाओ है, टॉम फाइनेंस है, मेमो है। इसके बाद फिर स्पेसिफिकली आप देखोगे डिसेंट्रल एक्सचेंजेस हैं एंड उसके बाद अदर प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके साथ इसकी पार्टनरशिप हुई है। सो नोटेबली आप ऐसा समझ लो 10 से 15 प्रोजेक्ट हैं जो नए हैं और इनके साथ इसकी पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं आउटलुक इनका 2023 के लिए क्या रहेगा। प्रीटी जेनेरिक वे में इन्होंने दिया है, आप इसको स्पेसिफिकली टाइम बाउंड नहीं देख सकते। ठीक है,
मतलब ये नहीं बताया कितने टाइम पे क्या अचीव करेंगे, बट जेनेरिकली बताया किस किस चीज पे फोकस करेंगे। पहला तो फोकस करेंगे प्रोडक्ट पे। सो इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट दे विल वर्क ऑन नेक्स्ट जनरेशन डेटा सॉल्यूशंस, एंड देन उसके बाद रिस्क एंड मॉनिटरिंग टूल्स, ट्रस्टलेस आर्किटेक्चर एंड एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उन्होंने वर्क करना शुरू किया है और उसको इंटीग्रेट भी किया है, और उन्होंने बोला भी आगे फर्दर उन पे ये रिसर्च वगैरह करेंगे और उसको अपने आर्किटेक्चर में इंक्लूड करेंगे इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द यूजर एक्सपीरियंस। मल्टी चेन एक्सपेंशन स्टिल देर डूइंग इट, एंड आगे फर्दर कंटिन्यू रखेंगे इसको, मोर एंड मोर चेंज को इसमें इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। देन बिजनेस डेवलपमेंट, उसमें यूजर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, उसके बाद मार्केट पेनिट्रेशन एंड जेनेरिक। अब इनमें मुझे ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कम्युनिकेशन में ब्रांड पे फोकस करेंगे बिकॉज दे ऑलरेडी डन काइंड ऑफ लाइक रिवैम्पिंग अर्लियर, तो उस पर फर्दर उसको मतलब जो फाइनलाइज मतलब वर्जन है उसको और भी ज़्यादा मतलब स्पेस में, मतलब और भी ज़्यादा क्रिप्टो स्पेस में पॉपुलराइज करेंगे। ठीक है। इवेंट्स करेंगे काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद कंटेंट पे वर्क करेंगे, एंड देन आता है डाउ एंड कम्युनिटी। इसका फुली फंक्शनल डाउ है, जहाँ पे इवन अभी रिसेंटली एक प्रपोजल देखने को मिला था गैस ड्रॉप के बारे में, जहाँ पे आर्बिट्रम और इसने कोलैबोरेटिवली इस चीज पे वर्क किया था कि जहाँ पे ओरेकल की सर्विस जो यूज करेंगे उसके इकोसिस्टम में, आर्बिट्रम के इकोसिस्टम में, उनको इंसेंटिवाइज किया था उन्होंने अपनी एयर ड्रॉप से। इसको हम अभी आगे कवर करेंगे। ठीक है। स्मूथ वर्क स्ट्रीम्स, प्रिपेयर टू स्केल, डाउ टू डाउ कोलैप्स। अब इनका भी डाउ है, एंड देयर सो मेनी अदर डाउज आल्सो। सो इन ऑर्डर टू एनहांस द कम्युनिटी एंगेजमेंट दे विल डू द डाउ टू डाउ कोलैप्स आल्सो। ये इन्होंने एक इवेंट चलाया था बेसिकली, इसमें कुछ टाइम पीरियड रखा था, उसमें जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे वो कर सकते थे। जो भी प्रोजेक्ट आर्बिट्रम के नेटवर्क पर अवेलेबल है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। इनको एक्चुअली एयर ड्रॉप मिला था 75,000 आर्बिट्रम का। सो इन्होंने डिसाइड किया उसको यूटिलाइज करेंगे इंसेंटिवाइज करने में ओरेकल जो सर्विस है उसको, यानी अगर आर्बिट्रम के इकोसिस्टम के जो भी प्रोजेक्ट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ओरेकल सर्विस में उनको डिस्काउंट मिल जाएगा और उसमें यूटिलाइज करेंगे वो वही आर्बिट्रम जो उनको एयर ड्रॉप में मिलेंगे। प्रीटी फेयर मूव, एंड इससे डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहेगा इसके लिए, मतलब जितना भी ज्यादा इनको इसके रिगार्डिंग एंगेजमेंट मिला होगा। ठीक है। जेड के ईवीएम को इन्होंने इंक्लूड किया इसमें, एंड जेड के ईवीएम पॉलीगन का ही नेटवर्क है। पहले इसको हम्स नेटवर्क बोलते थे, बाद में रीब्रांड करके ऐसा इनको बना दिया। सो उसके अपने कुछ फायदे हैं, इसका थ्रूपुट काफी ज्यादा है और बड़ी चीप है, फास्ट भी है। सो और मतलब ऑब्वियसली पॉलीगन जैसे बड़ी ब्रांड का है तो डेफिनेटली पॉपुलर आगे हमें पॉपुलैरिटी दिखेगी उसकी। सो उसको भी इन्होंने इंटीग्रेट कर लिया है और दैट इज प्रीटी गुड मूव है। यहाँ पे देखोगे उन्होंने NFT5 के बारे में अपने यूज केस बताए हैं। NFT5, आप अगर आपको NFT5 समझना है तो उससे पहले आपको NFT और NFT के साथ साथ स्मार्ट NFTs को समझना पड़ेगा। ठीक है। पहले इनिशियली जो कंसेप्ट आया था ERC 721 जो कंसेंसस उसको यूज करके उन्होंने क्या किया, पहले मतलब जो डेटा है उसके, मतलब कोई भी रियल वर्ल्ड एसेट हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है, इवन डिजिटल हो सकता है, जिसके डिजिटल ओनरशिप को रिप्रेजेंट किया गया ब्लॉकचेन पे ERC 721 स्टैंडर्ड को यूज करके। ठीक है। तो इनिशियली NFT काफी प्रीटी जेनेरिक वे में आए थे। ठीक है। आगे चल के फिर एक कंसेप्ट आया जो काफी पॉपुलर भी हुआ है और आज के टाइम पे बहुत कम प्रोटोकॉल इस पे वर्क कर रहे हैं, दैट इज स्मार्ट NFTs जो अपने आप को सेल्फ अपग्रेड कर सके और टाइमली उनको अपग्रेड किया जा सके। एंड उसके बाद भी एक और कंसेप्ट आया, स्मार्ट NFTs का ही पार्ट है, जिसमें को ओन कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि अगर NFT काफी महंगी है तो एक बंदा ओनर ना होके 4-5 बंदे उसके ओनर हो सकते हैं और उनके पास इक्वली उसके राइट होंगे। ठीक है। सो डिसेंट्रलाइज ओनरशिप उसकी हो सकती है, और अगर इफ इट इज लाइक अ स्मार्ट NFT देन ओनली। ठीक है। उसी के रिगार्डिंग फिर आगे एक और कंसेप्ट आया, पहले तो नहीं इसको यूटिलाइज किया जाता था लेकिन बाद में कुछ प्रोटोकॉल इसको यूटिलाइज करने लगे, NFT लैंडिंग एंड बोरोइंग सर्विस। यानी आपकी NFT आपका एक कोलेटरल की तरह काम करेगी, उसकी जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करेंगे एज एन कोलेटरल। उनका एक सर्टेन रेशियो होता है, ऑब्वियसली फुल वैल्यू के बराबर तो कोई आपको लैंडिंग नहीं देगा, बट एक सर्टेन अमाउंट में वो आपको मनी लैंड कर देंगे उस NFT के बेसिस पे। इससे पहले NFT को कोई कोलेटरल या मतलब एज ए गारंटी नहीं लेता था, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स ने इसको स्टार्ट किया, एंड उसके बाद आप चाहो तो अपनी NFT को वहां पे लॉक करके उस टाइम पीरियड के लिए आप उस पैसे लैंड मतलब बोरो कर सकते हो, एंड इवन यू कैन लैंड इट ऑल्सो, बिकॉज अगर वो वहां से बोरो करोगे तो डेफिनेटली लैंडिंग सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे, दे विल गिव यू सर्टेन APY, बट यू विल बी सब्जेक्टेड टू द रिस्क। वहां पे जो रिस्क फैक्टर उन्होंने मेंशन किया होगा वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। उसी के रिगार्डिंग उन्होंने अपनी यूज केस भी डिजाइन किए हैं, लाइक पीयर टू पूल NFT लैंडिंग एंड बोरोइंग। दिस इज द सेम, NFT को एज ए कोलेटरल रखा जाता है एंड लैंडिंग एंड बोरोइंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है।
ऑन चेन एनएफटी डेरिवेटिव्स, अब ये इतना पॉपुलर नहीं है, ना ही इनमें इतनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी। जिसमें अब डेरिवेटिव सर्विस क्या होती है, जिसमें कोई अंडरलाइन असेट होता है, उसके प्राइस को स्पेकुलेट ही तो करते हैं हम। फॉर एग्जांपल लाइक फ्यूचर मार्केट है या फिर परपेचुअल मार्केट है या फिर ऑप्शंस है। एक सर्टेन टाइम पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है, एक सर्टेन स्पेसिफिक डेट पे, और वो डेट होती है एक्सपायरी डेट, कि इस पर्टिकुलर असेट का प्राइस आइदर अप जाएगा जो अभी करंट प्राइस है, और आइदर उससे डाउन जाएगा। अकॉर्डिंगली आइदर यू विल बाय द कॉल और आइदर यू विल बाय द पुट, ठीक है ना। वो आपकी चॉइस है, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। और मान लो अगर ऐसा हुआ, आपने कॉल बाई किया और उसके बाद प्राइस नीचे चला गया, यू विल बी सब्जेक्टेड टू द लॉस। सिमिलरली आप चाहो तो ऐसे एनएफटीज के प्राइस को भी स्पेकुलेट कर सकते हो, लेकिन अब उसमें इतना ज्यादा एनएफटी के अराउंड ही इतना ज्यादा पॉपुलरिटी नहीं, तो जो मतलब फेमस जो एनएफटी कलेक्शंस है उनका प्राइस एक सर्टेन टाइम पे अप जाएगा या डाउन जाएगा, उसकी जो डेरिवेटिव मार्केट है, यू कैन वर्क ऑन दैट। एनएफटी रेंटिंग, यू कैन रेंट एनएफटी, अगर आप ओन नहीं करते तो एक सर्टेन टाइम के लिए आप चाहो तो उसको रेंट कर सकते हो। एनएफटी फ्रैक्शनलाइजेशन, जिसमें को ओन कर सकते हो, मतलब मल्टीपल जो ओनर है वो एक ही एनएफटी को ओन कर सकते हैं। इस तरह के कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर उन्होंने डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया है, दिल वर्क ऑन दैट आल्सो। एंड ऑब्वियसली अगर एक ओरेकल है, अगर वो इतने एडवांस लेवल पे जा रहा है, देन इट इज क्वाइट गुड। रिसेंटली उन्होंने एक ट्वीट करके अपना जो वैसे मतलब डेटा अवेलेबल कराते हैं मंथली रिकैप में, तो यहाँ पे आपको नोटेबल जो चीज दिखेंगे कि पार्टनरशिप हुई है लोकर एंड डेम फाइनेंस के साथ। एंड उसके बाद उन्होंने गैस ड्रॉप प्रपोजल लाइव कर दिया है, एंड इवेंट्स किए हैं आर्बिट्रम के साथ, सेलो फाइनेंस, वाईके2 फाइनेंस एंड सो ऑन, काफी सारे जिनके साथ उन्होंने काफी सारे इवेंट किए। तो प्रीटी जेनेरिक है, इसमें भी ज्यादा मतलब एक्सटेंसिव नहीं है। अगर आप इसको चार्ट पे इसकी कंडीशन देखोगे, तो मैं आपको अभी जो करंट में दिखा रहा हूँ, सॉरी टू गेट टाइम टू लोड, डे का चार्ट है, मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से दिखा रहा हूँ। तो इनिशियली जब हम डिस्कस कर रहे थे तो लगभग यहाँ पे था, तो उस टाइम पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, और इसको लगभग पिछले कई महीनों में इसने कभी इसको ब्रीच नहीं किया था। इसको यहाँ से टच भी करता था, यहाँ से बाउंस बैक कर जाता था। यूजुअली हमने यही देखा है, ठीक है। रिसेंटली अगर आप देखोगे तीन, आपको तो यहाँ पे यही पैटर्न दिख जाएंगे, यहाँ पे इसको टच करके बाउंस बैक करेगा, लेकिन पास्ट फ्यू वीक्स में इसने इस सपोर्ट को ब्रीच किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब यहाँ से तो आप देखोगे लोअर हाई चीज आपको दिख रहे हैं, एंड आरएसआई आपको प्रीटी नॉर्मल न्यूट्रल दिख रही है। अब थोड़ा टाइम तक साइडवेज ट्रेड करेगा, तो अभी तो इसी कंडीशन में दिखेगी, बट जो डाउन ट्रेंड था उसको दोबारा से उसको मतलब ब्रीच, मतलब उससे बाहर आने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, बट एज ऑफ नाउ ऐसा कोई सिग्नल नहीं जहाँ पे मैं आपको ये बता सकूं कि रिवर्सल का पूरा साइन दिख रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस इसके लिए 0.2709 का रहेगा, उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस के लिए 0.3698 का बनेगा, उसके बाद थर्ड रेजिस्टेंस इसके लिए 0.4468 का बनेगा। सो अगर आपने इसको बाई कर रखा है, ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से आपको वरीसम होना चाहिए इफ यू आर होल्डिंग इट फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। एंड इफ यू हैवंट बॉट इट येट, आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहो और मे बी लॉन्ग टर्म के लिए, दैट विल बी योर चॉइस, डू द एनालिसिस एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक द पोजीशन। अब मैं आजकल थोड़ा सा इस चीज से रिफ्रेन करता हूँ अपने आप को, कि मतलब मैं अपनी तरफ से ये नहीं बोलता हूँ कि आप बाई कर लो या आप सेल कर लो, बिकॉज उसकी वजह से फिर कई बार होता है मुझे अननेसेसरी ब्लेम झेलना पड़ता है। क्रिप्टो स्पेस में चीजें बहुत रैपिडली चेंज होती हैं, बट कुछ इमेच्योर इन्वेस्टर इस चीज को नहीं समझते, सो आई रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग इट कि आप इसको बाई करो या इसको सेल करो। ये चीज अब आपको थोड़े से या तो आप हिंट समझ जाओ, या फिर आपको खुद अपने एनालिसिस करके डिसाइड करनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।